हेलो एवरीवन। आज फिर से हम चैप्टर सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन में पार्ट 3 पोजीशन में पहुंच चुके हैं और पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं बहुत से डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया था। स्ट्रेस किसको बोलते हैं, स्ट्रेन किसको बोलते हैं, फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस क्या होता है, और भी बहुत कुछ हमने देखा था। जैसे हुक्स लॉ किसको बोलते हैं, और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, सेफ्टी फैक्टर क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों ने पार्ट 2 तक देख ली थी। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 3 में क्या हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक ग्राफ प्लॉट होता है। वो ग्राफ क्या एक्सप्लेन करता है उसके बारे में पहले हम लोग समझेंगे, जिसको स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ बोलते हैं। एक्चुअली स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ होता क्या है? ये ग्राफ ये शो करता है कि किसी भी मटेरियल का, आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देख रहे होंगे। एक्स एक्सिस में हमने जैसे कि यहाँ पे मैं शो किया है कि एक्स एक्सिस पे जो है स्ट्रेन है और स्ट्रेस जो है वाई एक्सिस पे है। स्ट्रेस को जितना हम बढ़ाते हैं किसी मटेरियल में, तो उस मटेरियल में जो चेंजेज आते हैं वो स्ट्रेन के द्वारा आते हैं। और ये ग्राफ जो है उसी के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन करता है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ओ पॉइंट से। तो ये ओ पॉइंट में क्या है, कोई मटेरियल है, उस पर हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, मटेरियल एज इट इज़ रखा है। उसके बाद से जैसे ही हम उस पर कोई लोड लगाते हैं या कोई फोर्स लगाते हैं, तो वो जो स्ट्रेस है वो बढ़ता जाता है। और जैसे हमने बताया था कि स्ट्रेन जो है स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल होता है। हमने बताया था, एक्सप्लेन किया था, स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। और ये कौन सा लॉ बोलता है? हुक्स लॉ बोलता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये प्रोपोर्शनलिटी होने की वजह से स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे स्ट्रेन में भी वृद्धि होती जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ से ओ और ए का ग्राफ देखें तो ओ से ए का ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन जाके थोड़ा सा बेंड हो रहा है। ठीक है। अब ये लाइन ये शो करता है कि जैसे जैसे हम किसी मटेरियल में स्ट्रेस बढ़ाते जाते हैं वैसे ही हुक्स लॉ के अनुसार इसमें स्ट्रेन भी बढ़ता जाता है। अब ये होता क्या है? ओ से ए तक ये दर्शाता है कि अगर किसी वस्तु पे लगाए गए बल के अनुसार उसमें जितना बल स्ट्रेस बढ़ेगा या प्रतिबल बढ़ेगा उतना ही विकृति भी बढ़ेगी। मतलब वस्तु के आकार में कोई बदलाव नहीं आएगा। फिर ये हुक के जो रूल है, हुक्स लॉ है, उसके अनुसार अब ओ से ए तक जो मटेरियल है वो अपनी इलास्टिसिटी से मैंने बताया था कल ही कि जब किसी वस्तु पे हम फोर्स लगाते हैं वो वस्तु के शेप में चेंजेज आते हैं और फिर वस्तु के हटाने पर वो वस्तु वापस अपने दोबारा उस फॉर्म में वापस आ जाती है। उसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी है। और एक इलास्टिक लिमिट होती है। इस इलास्टिक लिमिट वो होता है कि उस एक लिमिट के बाद वस्तु अपने शेप में नहीं आ पाती। तो जहाँ से वस्तु अपने शेप में नहीं आना स्टार्ट करती है उसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। ओके। अब यहाँ पे ओ से ए जो दिखा रहे हैं कि स्ट्रेस हम बढ़ा रहे हैं और स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, लेकिन वस्तु में या मटेरियल में जो हम फोर्स लगाए हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे। यानी कि अगर हम फोर्स वापस हटा दें, स्ट्रेस को वापस हटा दें, तो ये वस्तु वापस अपने फिर से दोबारा उस आकार में, उस प्रॉपर्टी में, उस शेप में वापस चली आएगी। ये इसकी इलास्टिक लिमिट प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं ए से बी। ए से बी क्या शो करता है?
ए से बी जो है इसको हम लोग यील्ड पॉइंट भी बोलते हैं। और यील्ड पॉइंट हमने क्या बताया था? यील्ड पॉइंट पे हमने ये बताया था कि जब एक लिमिट के पश्चात यहाँ पे एक यील्ड पॉइंट को हम लोग ये भी बोल सकते हैं, ए ओ से ए तो हमने देखा कि वो इलास्टिक लिमिट। अब ए से बी जब हम स्ट्रेस बढ़ाते जाते हैं तो होता क्या है कि ये एक ए से बी वाली जो प्रॉपर्टी कहलाती है उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट। यानी कि भार को हटाने के बाद भी वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस नहीं आती है। यानी कि अपने सेम फॉर्म में, जो सेम शेप था, प्रीवियस शेप था, उस शेप में वस्तु वापस नहीं आती, क्योंकि ए से बी तक तो इलास्टिक लिमिट थी, तो इलास्टिक लिमिट से वो वापस आके पुराना शेप ले रही थी। लेकिन जब हम स्ट्रेस बढ़ाते गए तो ए से बी तक का पॉइंट जो है वो प्लास्टिक लिमिट हो, इसको बोलते हैं। और प्लास्टिक लिमिट ये होता है कि अगर हम लोड या फोर्स हटाते हैं तो वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस नहीं आती है। और इसी को हम लोग, इस स्थिति में क्या होता है, स्ट्रेस तेज़ी से बढ़ता है, तेज़ी से घटेगा, लेकिन स्ट्रेन जो है वो क्या होगा, तेज़ी से बढ़ेगा। आप यहाँ पे देखें, स्ट्रेस है, अब स्ट्रेस का जो पॉइंट है वो ऊपर तो नहीं जा रहा है, लेकिन स्ट्रेन है, स्ट्रेन का लिमिट पॉइंट जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, ये इंक्रीज़ कर रहा है। तो इस पॉइंट पे यही मैंने बोला कि यील्ड पॉइंट या प्लास्टिक पॉइंट पे जो ये ग्राफ शो करता है ए टू बी, वो ये शो कर रहा है कि वस्तु पे अगर हम स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो वो वस्तु प्लास्टिक लिमिट प्रॉपर्टी में चली जाती है। यानी कि वो इलास्टिक लिमिट से प्लास्टिक लिमिट प्रॉपर्टी में जाने की वजह से वस्तु पुरानी शेप में नहीं आ पाती, जिसकी वजह से वस्तु में स्ट्रेस तेज़ी से घटता है, लेकिन स्ट्रेन जो है वो तेज़ी से बढ़ता है। और ये प्रॉपर्टी किसकी हुई, ए से बी की। अब हम लोग देखेंगे बी से सी। ये ग्राफ बी से सी क्या शो करता है, ये ग्राफ हम बी से सी क्या शो करता है। सी को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस, ठीक है। बी को हमने बोला यील्ड पॉइंट, ए को बोला रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो कि हुक्स का लॉ है। बी है यील्ड पॉइंट जो कि प्लास्टिक लिमिट हमने बोलते हैं, और सी हो गया मैक्सिमम स्ट्रेस, और डी हो गया ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो अब हम लोग देखेंगे बी से सी जो है वो क्या एक्सप्लेन करता है। अब बी से सी में, सी तक जो स्ट्रेन है, स्ट्रेस के मुकाबले जो है वो तेज़ी से बढ़ती है। ये आप यहाँ पे ध्यान देखिए, स्ट्रेस जो है ऊपर बहुत कम जा रहा है, लेकिन स्ट्रेन बहुत बी से सी बहुत ज़्यादा जा रहा है, यानी कि उससे डबल जा रहा है। यानी कि यहाँ पे ये शो कर रहा है कि स्ट्रेस में ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होगा, लेकिन स्ट्रेन जो है स्ट्रेस के मुकाबले में बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण जो वस्तु का आकार है उसमें तेज़ी से बदलाव आता रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो इलास्टिक लिमिट तो हट गया, प्लास्टिक लिमिट में पहुंचे। प्लास्टिक लिमिट में हमने बोला कि वो दोबारा वापस उस शेप में नहीं आ पाएगा। लेकिन बी से सी अब जो है स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन जो है स्ट्रेस के कंपैरिजन में वो तेज़ी से बढ़ता जाएगा। अब इसके बढ़ने की वजह से क्या होता है, सी बिंदु के बाद स्ट्रेस दोबारा से घटने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे बी से सी जो है स्ट्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और वस्तु वापस अपने शेप में नहीं आ पाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस। लेकिन अब सी से डी के देखें, सी से डी क्या शो करता है, सी से डी ये शो कर रहा है कि यहाँ पे स्ट्रेस जो है वो घटने लगेगा, स्ट्रेस घटने लगेगा और जो स्ट्रेन है वो बढ़ता जाएगा। स्ट्रेस जो है वो घटने लगेगा, लेकिन स्ट्रेन जो है वो क्या बढ़ता जाएगा। वो किस लिए होता क्या है, जब किसी वस्तु पे हम स्ट्रेस बढ़ाते जाते हैं, लगाते जाते हैं, तो इलास्टिक लिमिट तो आपको समझ में आएगा कि एक पॉइंट के बाद से वो इलास्टिक लिमिट हो देता है, फिर प्लास्टिक लिमिट में आता है। प्लास्टिक लिमिट में वो अपने उस शेप में दोबारा नहीं आता, लेकिन फिर हम स्ट्रेस और बढ़ाते जाते हैं तो जो वस्तु है उसके शेप में वो चेंजेस आते रहे और वो चेंजेस बहुत तेज़ी से बढ़ते जाते हैं कंपेरिजन टू
स्ट्रेस यानी कि कंपैरिजन टू फोर्स जो उस पर लगाए हैं, अब उस पर थोड़ा सा भी फोर्स लगाते हैं और ज़्यादा थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं तो उसके आकार में चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं। अब उसके बाद से क्या होता है, एक टाइम के बाद से क्या होता है कि जैसे कि तार लिया, तार को हम खींचते जाते हैं तो तार अब बीच से पतला होता जाता है। तो पतला जब होता है तो क्या होता है कि वो B to C का ग्राफ शो कर रहा है, लेकिन जब हम और थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं अब उसके बाद से एकदम हल्का सा, अब वहाँ पे जो हमने पहले मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया सीखता, अब जो है हम जो है 10 न्यूटन को बढ़ाते जा रहे हैं, अब धीरे से स्ट्रेस जो है वहाँ पे कम होता जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाते जा रहे हैं लगातार और हर पॉइंट के बाद से 10 न्यूटन का फोर्स बढ़ा रहे हैं, तो जब C पे आते हैं तो हमको 10 न्यूटन का फोर्स नहीं बढ़ाना पड़ेगा, हमको 2 ही न्यूटन का फोर्स अगर हम और ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं तो क्या हो गया, स्ट्रेस वहाँ पे 10 न्यूटन से घट के कितना हो गया, 2 न्यूटन हो गया। लेकिन जब 2 न्यूटन हो गया C से D तक के बीच में, तो इसमें क्या हो गया कि स्ट्रेस तो घट रहा है लेकिन स्ट्रेन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, स्ट्रेन तेज़ी से बढ़ रहा है। अब इस पॉइंट पे क्या होता है कि हमको स्ट्रेस कम लगाना पड़ता है और उस कम लगाने के बावजूद भी उसमें विकृति यानी कि स्ट्रेन बहुत चेंज होने लगता है, बहुत ज़्यादा चेंज होने लगेगा। और D बिंदु यानी कि D पॉइंट पर पहुंचने से पहले ही उस तार में या उस वस्तु में क्या करते हैं, उसमें दरार आनी शुरू हो जाती है। दरार मतलब उसमें क्या होता है, लाइनिंग गैप आने लगते हैं, हाँ, जिसको हेयर गैप बोलते हैं। तो वो दरारें जो हैं आनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जिसकी जगह वस्तु ब्रेक होती दिखाई देने लगती है। और वहाँ का जो क्षेत्रफल है C से D के, वहाँ जब पॉइंट पे हम शो करते हैं C से D को, तो वहाँ पे हम वस्तु का अगर हम एरिया देखेंगे, क्षेत्रफल देखेंगे, तो वो काफ़ी हद तक घट जाता है, जिससे ये अनुमान पहले ही लगाया जा सकता है कि ये वस्तु अब यहाँ से क्या होने वाली है, ब्रेक होने वाली है, यहाँ से ये वस्तु टूटने वाली है। ओके, और D पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते अगर हम स्ट्रेस ऐसे ही बढ़ाते गए, स्ट्रेन ऐसे ही बढ़ाते गए, तो D पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा मटेरियल है, वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और ये ग्राफ यही शो करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। और D पॉइंट को हम लोग ब्रेकिंग स्ट्रेस इसीलिए बोलते हैं। ये ग्राफ समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जैसे हमने बताया था कि शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन होता है। तो शियर स्ट्रेस क्या होता है, वो टेंजेंशियल एंगल में फोर्स लगता है किसी ऑब्जेक्ट पे। यानी कि अगर 2 प्लेट्स हैं, जैसे कि हमने शियर में क्या बताया था कि जैसे 2 प्लेट हैं और 2 प्लेट को आपस में हमने एक रिविट से जो है वो कनेक्ट किया है, तो ये प्लेट्स जो है रिविट पे कैसा फोर्स लगाएंगे, शियर स्ट्रेस वाले फोर्स लगाएंगे या शियर स्ट्रेन वाले फोर्स लगाएंगे। अब आपको यहाँ पे क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या बताता है, द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन, हाँ, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और इसको हम n से डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कुछ नहीं होता है, जो टेंजेंशियल हम स्ट्रेस लगाते हैं और उसके आधार पे जो वस्तु में या ऑब्जेक्ट में उसके आकार में चेंजेज आते हैं, यानी कि विकृति आती है, यानी कि स्ट्रेन आते हैं, उसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और इसको n से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉइसन रेशियो। अब पॉइसन रेशियो क्या होता है, पॉइसन रेशियो ये शो करता है कि किसी वस्तु में लीनियर लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन के रेशियो को, जो कि किस में रहती है, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट हमने अभी बताया ग्राफ में कि इलास्टिक लिमिट वो बताइए कि इस इलास्टिक लिमिट के अंदर ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स हटाने के बाद, लोड हटाने के बाद वो ऑब्जेक्ट जो है वापस अपने पुराने शेप में को रिकवर कर लेती है, उसी को इलास्टिक बोलते हैं या इलास्टिसिटी बोलते हैं। और
इलास्टिक लिमिट जो वो होता है कि उसके बाद से वस्तु अपने पुराने शेप को रिकवर नहीं कर पाती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलास्टिक लिमिट। तो यहाँ पे पॉइसन रेशियो ये बोलते हैं द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन। अब लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, एक लीनियर स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन यानी कि पार्ट्स, ये हो गया पार्ट्स। मान लो ये जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में पार्शियली यानी कि इस डायरेक्शन में पार्शियली, और लीनियर, लीनियर मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये लीनियर हो गया, ये पार्शियली हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन, यानी कि पार्शियली और लीनियरली within elastic limit is known as Poisson ratio, or it represented by 1 by m, 1 by small m, where the value of m, जो m की वैल्यू है lies between 3 and 4, जो m की वैल्यू है वो 3 से 4 के बीच में क्या है, आती है, होती है, फॉर द किसका, मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स, जो मोस्ट ऑफ मेटल होते हैं, ज़्यादातर मेटल होते हैं, उनकी वैल्यू जो m की वैल्यू होती है, उनकी m की वैल्यू जो होती है वो 3 से लेके 4 के बीच में ज़्यादातर होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइसन रेशियो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बल्क मॉडुलस। अब बल्क मॉडुलस क्या होता है, बल्क मतलब आपको पता है कि जैसे कोई आपने बल्क का नाम सुना होगा कि एक साथ कई चीज़ें मिलके जो बनती हैं वो बल्क उसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब बल्क में क्या है, व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेज। अब 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेज क्या होते हैं, यानी कि वो फोर्स जो एक दूसरे के ऊपर बराबर से 3 दिशाओं में, 3 फोर्स एक दूसरे के ऊपर F1, F2, F3 फोर्स बराबर तौर पे 3 दिशा के ऊपर एक दूसरे के 90 डिग्री से लगते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स ऑफ द सेम इंटेंसिटी। मतलब बराबर, सेम इंटेंसिटी मतलब कि बराबर, जैसे कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो 10 न्यूटन के फोर्स तीनों होने चाहिए और एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री एंगल पे होने चाहिए, ओके। The ratio of volumetric stress of the volumetric strain is known as bulk modulus, represented by K। अब bulk modulus को हम लोग K बोलते हैं। अब यहाँ पे हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्यों बोलते हैं, सिंपल सी बात है, हम एरिया निकालते हैं तो एरिया में होता है लंबाई और चौड़ाई, ओके। अब हम यहाँ पे बल्क मॉडुलस में हमने अभी पढ़ा 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्स, यानी कि हम एरिया निकाल रहे थे तो एरिया में हम 2 साइड रिकवर कर रहे थे, 2 साइड, लंबाई और चौड़ाई। लेकिन अगर हम 3 की बात कर लें तो लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ ऑब्जेक्ट की ऊंचाई भी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 एरिया हो गया, तो जहाँ ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आती है तो इस पूरे चीज़ को हम लोग को मिला के क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, आयतन। अब एरिया कन्वर्ट हो गया किस में, आयतन में। अब आयतन, इस वॉल्यूम पे जो फोर्स लगता है और फोर्स से जो इस वॉल्यूम में चेंजेज आते हैं तो उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोलते हैं, और जो उसमें विकृति आती है उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं। और इसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, बल्क मॉडुलस, जिसको हम K से डिनोट करते हैं। और ये हो गया, जैसे कि हमने पहले बोला कि वॉल्यूमेट्रिक होती है, तो वॉल्यूमेट्रिक में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और ये तीनों फोर्स एक दूसरे से कैसे करते हैं, एक दूसरे से हमेशा 90 डिग्री पे रहते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं परपेंडिकुलर, ओके। अब समझ में आ गया बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस जो है वो क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो होता है, और उसी को हम K से डिनोट करते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं बल्क मॉडुलस। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे
रिलेशनशिप बिटवीन थ्री मॉडुलाई फॉर अ गिवन मटेरियल। अब रिलेशनशिप क्या होता है? रिलेशनशिप जो है वो तीनों का, अब ई को हमने बताया था यहाँ पे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसको बोलते हैं ये मैंने पहले ही बताया है, पहले पार्ट 2 में हमने बताया है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी वो कहलाता है कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है और कंप्रेसिव स्ट्रेन होता है उसके रेशियो को हम यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हमने अभी बताया था कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वो शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन के रेशियो को हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। बल्क मॉडुलस हमने अभी बताया कि बल्क मॉडुलस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? बल्क मॉडुलस बोलते हैं। और 1/m पाइसन रेशियो बोलते हैं। और पाइसन रेशियो को हमने क्या बताया था कि पाइसन रेशियो जो है लेटरल स्ट्रेस और लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लीनियर स्ट्रेन को हम लोग बोलते हैं क्या? पाइसन रेशियो, जिसको 1/m से डिनोट करते हैं। और कहीं कहीं पे 1/m को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, यानी कि म्यू इक्वल टू 1/m। और हमने बोला था m की वैल्यू मोस्ट ऑफ द मेटल के लिए कहाँ पे लाइज करती है? 3 और 4 के बीच में होती है। ओके, अब इन चारों का आपस में रिलेशन यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रिजिडिटी और बल्क मॉडुलस और पाइसन रेशियो का आपस में रिलेशन क्या होता है वो हम यहाँ आपको दिख रहा है एक फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला जो है ये शो करता है इनके रिलेशनशिप का। तो ई जो है अगर हम देखते जाएं, ई यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू 2n, यानी कि 2 इंटू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 1/m, यानी कि 1 प्लस पाइसन रेशियो, ओके, इज इक्वल टू 3 इंटू बल्क मॉडुलस 1 माइनस 2 डिवाइड बाय m, यानी कि 2 पाइसन रेशियो, 2 इंटू पाइसन रेशियो। ये होता है क्या? रिलेशनशिप बिटवीन थ्री मॉडुलाई फॉर अ गिवन मटेरियल। तो ये तो था पार्ट 3 तक आपका सारे डेफिनेशन, उन डेफिनेशन में कैसे कैसे हम स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिलेट करते हैं, और सारे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस, पाइसन रेशियो, हुक्स लॉ, ये सारी चीज़ें हमने देखा। और आपस में इन तीन चारों का रिलेशन क्या होता है ये भी हमने देखा। तो आज के लिए हम यहीं पे खुद को हम लोग रोकेंगे और फिर नेक्स्ट हम लोग आगे इस चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल्स और एक टॉपिक और है उसको हम लोग देखेंगे, फिर 1-2 एग्जाम्पल हम समझाएंगे। उसके बाद ये चैप्टर जो है आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए